आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। देख रहे हैं खामोश मोहब्बत एपिसोड 1। आप सभी की डिमांड को देखते हुए एक बार फिर से युवराज श्रद्धा के दीवानों के लिए पेश करने जा रहे हैं युवराज श्रद्धा नाम की एक छोटी सी दिलकश पेशकश। उम्मीद करते हैं ये पेशकश भी आपको बाकी कहानियों की तरह पसंद आए। तो चलिए बढ़ते हैं युविश्रा की खामोश मोहब्बत की ओर। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या ये ठीक होगा? लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, जाना तो है ही। लेकिन मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? सुबह 6 बजे की ट्रेन है, जल्दी उठना है और आंखें हैं कि नींद की झपकी से कोसों दूर हैं। हे भगवान, 2 बज चुके हैं, अब तो नींद भेज दीजिए इन आंखों में। श्रद्धा ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर भगवान जी से रिक्वेस्ट की। भगवान जी, आप एक कैसे कैसे मोड़ ले आते हैं हमारी जिंदगी में और ना चाहते हुए भी हमें उन मोड़ से गुजरना पड़ता है। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। बोलते हुए वो अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। अब 3:30 बजने को आए थे। वो आकर बेड पर लेट गई और फिर से अपनी यादों में गुम हो गई। लेकिन इस बार उसकी यादें उसको नींद की आगोश में लेकर चली गई। 1.5 घंटे की नींद के बाद उसकी मम्मी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो हड़बड़ाकर बैठ गई। जल्दी से नित्य कर्म किए, नाश्ता किया और मम्मी से गले लगकर विदा लेकर स्टेशन के लिए निकल पड़ी। दोपहर के 2:30 बजने वाले थे और बस कुछ ही देर में ट्रेन कानपुर पहुंचने वाली थी। फिर से वो बहुत उलझे अंदाज में बैठी लौट चुकी और आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। बहुत छोटी थी वो जब अपने मम्मी पापा के साथ इस शहर में आई थी। इतनी छोटी कि उसे कोई बात याद ही नहीं। आज इतने सालों बाद दोबारा इस शहर में जा रही थी और जानती भी नहीं थी कि उसे कैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पापा के जाने के बाद जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई कि वो कुछ हद तक बहादुर हो गई थी। मगर फिर भी नौकरी करने के लिए किसी दूसरे शहर में पहली बार जा रही थी। नया शहर, अजनबी लोग, सबके साथ कैसे रहेगी? सबसे बड़ी बात थी पापा के बचपन के दोस्त के घर जाकर रहना। हालांकि उसे अंकल आंटी के अच्छे सलूक के बारे में पता था, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जिसकी वजह से वो सोच सोच कर कल रात से परेशान हो रही थी। माना अंकल आंटी का स्वभाव बहुत अच्छा है, पर मेरे मम्मी पापा ने उन्हें कभी अधिक भाव नहीं दिया। एक बार अंकल आंटी मुरादाबाद आए थे तो मम्मी पापा ने उन्हें अपना वक्त तक नहीं दिया था। पापा को अपने बड़े बिजनेसमैन होने का गर्व था तो मम्मी को अपनी खूबसूरती और पढ़ी लिखी होने का। पापा को अपने बचपन का दोस्त अपने आगे कमतर महसूस हो रहा था तो मम्मी भला उन लोगों को क्यों भाव देती। और अब मुझे उन्हीं के पास बिन बुलाए मेहमान की तरह जाना पड़ रहा है। ये सब सोचकर उसके मासूम से चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी। उसकी जॉब पहले मुरादाबाद में ही थी, फिर उसका ट्रांसफ़र कानपुर वाले ऑफिस में हो गया। अगर वो शौकिया तौर पर जॉब कर रही होती तो अंकल आंटी के घर रुकने के लिए कभी तैयार नहीं होती। लेकिन नौकरी करना उसके लिए शौक नहीं, उसके घर वालों की ज़रूरत पूरी करने का जरिया थी। उसके दोनों छोटे भाई अभी 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। फिर उन दिनों जब वो अपनी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री को एक कागज़ का टुकड़ा समझने लगी थी, तब उसके मौसा जी ने उसके लिए जॉब का बंदोबस्त कर दिया और उसे मुश्किल से बाहर निकाल दिया। नौकरी मिलने के बाद वो बहुत खुश हुई, पर उसकी माँ बेहद परेशान हो गई। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत थी, पर मम्मी ने उसे इस शर्त पर जाने की इजाज़त दी कि वो पापा के बचपन के दोस्त के घर पर रहेगी। पहले जो लोग गरीब और कम हैसियत के लोग लगते थे, आज अचानक उसकी मम्मी को उनमें मोहब्बत दिखाई दे रही थी। वो अपनी मम्मी को मना करना चाहती थी, पर उन्होंने पहले ही आंटी से फ़ोन पर बात कर ली और उसके जॉब और उनके घर रहने वाली बात भी बोल दी। पूरे रास्ते वो इन्हीं सोचों में गुम थी। स्टेशन पर उसे लेने पंकज भैया आए थे। हालांकि वो उनसे पहले कभी नहीं मिली थी, बस तस्वीर ही देखी थी। उन्हें पहचानते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि वो जल्दी से बढ़कर उसके पास आ गए। उसको अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उनका सामना करते हुए। डरते डरते उसने उन्हें देखा कि उनकी आंखों में तंज या मजाक तो नहीं है कि देखो, इतने बड़े बाप की बेटी नौकरी करने के लिए मारी मारी फिर रही है और बेचारे गरीब रिश्तेदारों के यहाँ रुकने वाली है, जिनसे कभी मिलना जुलना नहीं हुआ, आज उनके घर रहने जा रही है।
मगर उनकी आंखों में ऐसा कुछ भी नहीं देख सकी वो, बल्कि एक पुरसलूक सी मुस्कुराहट पंकज भैया के चेहरे पर सजी हुई थी। उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए खुश रहो कहा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। वो उनके साथ उनकी लेटेस्ट मॉडल कार में बैठी थी। उसके जहन में फिर से कई साल पहले का एक जुमला ताज़ा हो चला था। खाली डिग्रियों को लेकर क्या मुझे चाटना है? इंसान के पास डिग्रियों का ढेर हो, गले में ढेर सारे गोल्ड मेडल्स हों, ऐसे लोगों को दूर से सलाम करती हूँ मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरे सारे शौक पूरे कर सके, मुझे अपना दिल ना मारना पड़े। मैं जैसे अपने पिता के घर में शान से जीती आई हूँ, वहाँ भी वैसे ही शान हो। राज करना चाहती हूँ मैं अपने ससुराल में। श्रद्धा को अपनी बड़ी बहन तनु की बातें याद आई और उसके दिल से एक सर्द आह निकली। उसने एक नज़र अपने बराबर में बैठे पंकज भैया की ओर देखा। कितने हैंडसम और डिसेंट हैं वो। जितने हैंडसम वो तस्वीर में लगे थे, उससे भी बढ़कर शानदार व्यक्तित्व है इनका। कैसे दीदी ने इतने अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। वो अपने जीजा जी से उनकी तुलना करने लगी। सख्त चेहरे वाले जीजा जी जब गुस्से में होते तो किसी के भी सामने दीदी की बेइज्जती कर देते हैं। वैसे तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते थे। बड़े बड़े शहरों में घूमने जाना, शॉपिंग करवाना। पिछले साल तो स्विट्जरलैंड घूम कर आए थे। दीदी हमेशा गहनों से लदी रहती थी, लेकिन ये सब ऐशो आराम कभी भी ताने देकर बराबर कर दिया करते थे जीजा जी, चाहे सामने जितने भी लोग मौजूद हों। मैं यूं ही घुमाता हूँ, यूं ही शॉपिंग करवाता हूँ, मेरी वजह से ऐश है तुम्हारी। थी तुम्हारी औकात इस सब की? तुम्हारे बाप ने तो बस इतनी दौलत कमाई थी कि एक झटके में सब खत्म हो गया। दीदी जो कभी मम्मी पापा की लाडली बेटी थी, जो शादी से पहले एक नखरीली गुड़िया जैसी थी, अपने दोस्तों में मगरूर कहलाती थी। पता नहीं अपने पति की इतनी बातें कैसे सहती थी, जबकि श्रद्धा जीजा जी की बातें सुनकर गुस्से से बेहाल हो जाती थी। एक बार तो उसने बहुत गुस्से से अपनी दीदी को उनकी बेगैरती का एहसास भी दिलाना चाहा था। उसकी दीदी बड़ी संजीदगी से समझाने वाले अंदाज में बोली थी, पति के साथ गुजारा करने के लिए पत्नी को थोड़ा सा बेगैरत बनना पड़ता है। रिश्ता निभाने के लिए पत्नी को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है। अब वो अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मुझे रहना तो उन्हीं के साथ है। श्रद्धा यूं ही गुमसुम सी अपनी दी और जीजा जी के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक पंकज भैया की आवाज़ पर चौंकी। वो उससे कुछ बोल रहे थे, इसलिए अपनी सारी सोचों को झटकते हुए वो उनकी बातों का जवाब देने लगी। गाड़ी अनजाने रास्तों से गुजरते हुए एक बहुत बड़े और आलिशान बंगले के पास जाकर रुक गई। वो गाड़ी से उतरी, अपने सामने इतने आलिशान बंगले को देखकर हैरान रह गई। तभी आंटी तुरंत उसके पास आ गई मेरी बच्ची। बचपन की तरह उन्होंने उसको गले लगाकर कहा। उसे उनके वजूद से प्यार और अपनेपन की महक आ रही थी। वो उनका हाथ पकड़कर अंदर आ गई। बहू, उन्होंने भाभी को आवाज़ दी, जो कि किचन में थी। उनकी आवाज़ सुनते ही वो बरामदे में आ गई। कैसी हो श्रद्धा? आंटी के बताने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए श्रद्धा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। छरछरी काय की खूबसूरत सी पिंकी भाभी को श्रद्धा ने गौर से देखा। आंटी उसे घर के बाकी लोगों के बारे में बता रही थी। गुड़िया भी कॉलेज से नहीं आई। युवराज और तुम्हारे अंकल भी शाम में आएंगे। आपको मेरी वजह से अपने ऑफिस से जल्दी उठना पड़ गया होगा। श्रद्धा ने अपने सामने बैठे पंकज भैया से शर्मिंदा से लहजे में कहा, जैसे अपनी वजह से उनका समय बर्बाद होने पर दुखी हो। वो उसकी बातों का जवाब देने जा रहे थे कि तभी भागते दौड़ते दो बच्चे आ गए और पंकज भैया के पास आते आते श्रद्धा को देखकर ठिठक गए। फिर तुरंत उसके पास जाकर पैर छूकर प्रणाम किया। आप श्रद्धा बुआ हो ना? दोनों बच्चों ने मासूमियत से श्रद्धा से पूछा। उसने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोली, तुम दोनों गर्व और मिष्टी, राइट? आपको हमारे नाम कैसे पता है? दोनों हैरान रह गए। उनकी बातें सुनकर श्रद्धा हंस पड़ी। भैया भाभी और आंटी भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो ये भी पता है कि तुम दोनों कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हो। उसने दोनों को अपने पास बिठा लिया। भाई, अगर खाना खिला रही हो तो जल्दी से खिला दो, वरना फिर मैं चलूं। पंकज भैया ने भाभी से कहा तो वो जल्दी से वापस किचन में चली गई। खाना खाने के बाद श्रद्धा आंटी और भाभी के साथ बातचीत कर रही थी कि गुड़िया को आता देखकर भाभी बोली, लो गुड़िया भी आ गई। गुड़िया बहुत थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। आंटी, भैया और भाभी की तरह वो श्रद्धा से प्यार से नहीं मिली। उसके अंदाज में रूखापन था। भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी बताएं क्या पकाया है? गुड़िया अंदर जाते हुए भाभी से पूछ रही थी। तुम्हारी पसंद का बनाया है, फिक्र मत करो।
जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं खाना निकालती हूँ। भाभी ने कहा तो वो फ्रेश होने चली गई। बातों बातों में काफ़ी वक्त गुजर गया था, इसीलिए आंटी ने श्रद्धा को आराम करने के लिए कहा तो वो गेस्ट रूम में आ गई। लेकिन रात में जागने के बाद भी ना तो उसे नींद आ रही थी और ना वो इस वक्त कभी सोती थी। शाम में सब एक साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। अंकल आंटी ने उसे समझाया कि बिल्कुल अपना घर समझे इसे, तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसी वक्त बाहर का दरवाज़ा खुला और घर का आखिरी सदस्य अंदर आया, जिससे वो अभी तक नहीं मिली थी। उसने देखा एक परफेक्ट पर्सनालिटी का बंदा अंदर की तरफ आ रहा था। देखते ही उसने नजरें नीची कर ली। बहुत देर लगा दी बेटा? आंटी ने पूछा तो वो बड़ी संजीदगी से देर से आने की वजह बताने लगी। आंटी ने श्रद्धा के बारे में बताया तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हेलो कहा, जैसे कि खाना पूर्ति कर रहे हों, और फिर अपने कमरे में चले गए। श्रद्धा ने एक नज़र उठाकर उस तरफ देखा जहाँ से वो गए थे, फिर कॉफ़ी पीने लगी। ऑफिस में पहला दिन वैसे ही गुजरा जैसे सोचा था। ऑफिस के लोगों के आने जाने के लिए गाड़ी थी। श्रद्धा ने भी आने जाने के लिए उसी में इंतज़ाम करा लिया। अब पर एक परेशानी तो सॉल्व हो चुकी थी। ऑफिस से वापस आने के बाद आंटी ने बड़े प्यार से उसके जॉब, दफ्तर के साथियों के बारे में पूछा तो श्रद्धा सोच रही थी कि माँ से दूर थी, पर माँ जैसी ही एक हस्ती उसके पास थी। आने वाले कुछ दिन दफ्तर का काम समझने और घर के माहौल के मुताबिक खुद को ढालने में गुजर गए। दफ्तर में वो खुद को एडजस्ट कर चुकी थी, पर हैरानी तो उसे इस बात की थी कि वो जो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आंटी के घर में तो वो रह नहीं पाएगी, उसका ये ख्याल गलत साबित हो गया था। इस घर का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था, लेकिन पता नहीं क्या बात थी, उसके यहाँ की हर बात उसे अच्छी लग रही थी। घर के सभी लोगों का आपस में प्यार से रहना, एक दूसरे का लिहाज करना। वे लोग पैसा कमाने में मगन नहीं थे, अपनी फैमिली को वक्त देते थे। उसने महसूस किया कि घर में सभी पैसे को अहमियत देते ज़रूर थे, पर रिश्तों से अधिक नहीं। अपने घर में श्रद्धा ने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। उसके पापा दौलत कमाने में मसरूफ रहते थे और मम्मी का ख्याल भी उनकी तरह ही था। जैसे जैसे वो लोग दौलतमंद होते गए, अपने से कमतर रिश्तों से दूर होते गए। घर में आए दिन पार्टियां होती और उनमें उन्हीं लोगों को बुलाया जाता जिससे कारोबार में फ़ायदा होने की उम्मीद हो। मम्मी पापा बस अपने सगे भाइयों से मिलते जुलते थे, जो कि उनकी तरह पैसे वाले थे। लेकिन पता नहीं क्यों श्रद्धा का स्वभाव उनकी तरह नहीं बना। वो दोस्ती में स्टेटस को बीच में कभी नहीं लाती थी, जबकि उसकी दीदी मम्मी पापा की तरह ही सोचती थी। श्रद्धा की मम्मी और दीदी उसे हमेशा डांटती थी जब वो नौकरों के बच्चों के साथ खेलने लगती कि पता नहीं ये किस पर गई है। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि कई कई दिन बीत जाते थे और उसके पापा उससे नहीं मिलते थे। उसका मन करता था अपने पापा के साथ बैठे, बातें करे, साथ में खाना खाए, पर जब वो यही बात अपनी मम्मी से कहती तो वो उसे तुरंत टोक देती थी। तुम्हारे पापा को बहुत काम होते हैं, वो फ्री नहीं रहते कि तुमसे बैठकर बातें करेंगे। फिर मम्मी का भी यही हाल था। उन्होंने भी हाई सोसाइटी के रंग ढंग सीख लिए थे। उनकी सभी सहेलियां बड़े घरानों की थी, जो पूजा पाठ में नहीं, किटी पार्टी में समय बिताना पसंद करती थी। उन्हीं दिनों अंकल ने पंकज भैया की तस्वीर भेजी थी और फ़ोन पर पापा से बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की बात की थी, पर उनकी इस बात पर मम्मी और दीदी दोनों तैश में आ गई थी। ये अच्छा शॉर्टकट निकाला है, सोचा होगा इतने पैसे वाले लोग हैं, दहेज की रकम से जिंदगी बन जाएगी। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नाजों से पली बड़ी बेटी का रिश्ता मांगने की। अपनी और हमारी हैसियत का भी नहीं सोचा। उस वक्त पंकज भैया के करियर की शुरुआत थी, मगर उस वक्त मम्मी के ने एक हीरे को ठुकरा दिया था और मनीष जीजा जी को दीदी के लिए पसंद किया, जिनसे कई फायदे थे, और फिर जीजा जी का खानदान और भी अधिक दौलतमंद था। लेकिन अचानक पापा जिस दौलत के पीछे भाग रहे थे वो दौलत ही उनसे नाराज हो गई। उन्हें बिजनेस में लगातार नुकसान होने लगा। ऐसी हालत हो गई कि उनके कारोबारी दोस्त उनसे दूर होने लगे। उस दिन किसी बड़े नुकसान की खबर आई थी, जिसे सुनकर उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो उसे झेल ना सके। उनकी मौत के बाद पता चला कि उन्होंने बहुत सारा कर्ज दिया था। उसी कर्ज की भरपाई करने में सारी ज़मीन जायदाद बिक गई। बस वही घर रह गया जिसमें वो लोग रहते थे। हालात बहुत ख़राब हो गई थी। मम्मी की सारी सोशल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी। दोनों छोटे भाई भी खामोश ही रहते थे। जीजा जी का व्यवहार तो पापा की ज़िंदगी में ही बदल गया था।
वो भी रिश्तेदारों को हैसियत से तौलते थे। अब ससुराल से कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसीलिए उन्होंने आना जाना लगभग खत्म ही कर दिया था। एग्जाम्स खत्म होते ही श्रद्धा को जॉब मिल गई थी, पर जितनी तनख्वाह थी उससे 4 गुना तो पहले वो शॉपिंग में खर्च कर देती थी। पहली सैलरी जब श्रद्धा को मिली तो उसे बहुत अजीब एहसास हुआ। इतने पैसे तो मम्मी एक बार में ब्यूटी पार्लर में खर्च कर देती थी, और आज उनकी बेटी उतने पैसे कमाने के लिए किसी की नौकरी कर रही है। और तब उसने सोचा था कि शायद मम्मी को भगवान जी ने सजा दी है, दौलत के घमंड में सबको खुद से कमतर समझने की सजा। श्रद्धा को आंटी के घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। गुड़िया के अलावा सब उससे अच्छी तरह से पेश आते थे। युवराज उससे ज्यादा बात तो नहीं करते थे, पर जब दोनों मिलते नजरें बचाते हुए कैसी हो, जॉब कैसी चल रही है, रस्मी सी बातें पूछ लिया करते थे। वो भी नजरें बचाते हुए ही जवाब दे दिया करती थी। लेकिन युवराज में ना जाने कैसी कशिश थी, वो सबसे नजरें बचाते हुए चोर नजर से उन्हें देख ही लिया करती थी। युवराज को एहसास था कि वह उन्हें चोर नजर से निहारती है, लेकिन कुछ कहते नहीं थे, क्योंकि उसका ऐसे देखना उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। गुड़िया के रवैये से श्रद्धा को पता चलता था कि वो उससे नफरत करती है, इसीलिए श्रद्धा भी उससे कम ही बात करती थी। गुड़िया अपने चचेरे भाई बहनों से अच्छी तरह मिलती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके चाचा जी का घर पास में ही था, और उसके दोनों चचेरे भाई बहन घर आए हुए थे। तीनों आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। संडे था, इसीलिए श्रद्धा भी घर में बैठकर टीवी देख रही थी। जब वो ऊब गई तो कमरे से बाहर निकल आई और सबको एक साथ बैठे देखा तो उधर ही चली आई, पर गुड़िया ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नोट किए जाने पर श्रद्धा को बुरा लगा, इसीलिए वो वापस अंदर चली गई। उसके जाने के बाद आंटी गुड़िया को डांट रही थी कि वो ऐसे क्यों कर रही है, लेकिन वो तुनक कर बोली कि आप भूल सकती हो कि वो लोग हमारा कितना अपमान करते थे। पंकज भैया का रिश्ता भी ठुकरा दिया था उन्होंने। आप ये सब भूल सकती हो, पर मैं इतनी महान नहीं हूँ। श्रद्धा ने गुड़िया की बात सुन ली। वो अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रही थी गुड़िया। हमने उन लोगों के साथ कौन सा अच्छा सलूक किया था जो मुझे उसकी बात का इतना बुरा लग रहा है। पर घंटे भर बाद श्रद्धा दोनों बच्चों के कहने पर उनके साथ लुका छुपी खेल रही थी और दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी, तो उसने सुना पंकज भैया गुड़िया को समझा रहे थे कि श्रद्धा थोड़ी अलग है, तुम उसके साथ गैरों की तरह व्यवहार मत करो, और कुछ नहीं तो मेहमान समझकर अच्छा व्यवहार करो। गुड़िया उनकी बात चुपचाप सुन रही थी, लेकिन वो उनकी बात मानी या नहीं, श्रद्धा को समझ नहीं आया। उसके दूसरी सुबह वो रोज की तरह तैयार होकर भाभी के पास किचन में गई। भाभी, मुझे बताएं क्या काम बाकी है। भाभी उस समय दोनों बच्चों को नाश्ता करवा रही थी। बोली, हाँ ऐसा करो कि पराठे सेक कर युवराज को दे आओ। जल्दी से पराठे बनाए और प्लेट पे निकाल कर डाइनिंग टेबल पर लगा दिए। युवराज पेपर पढ़ रहे थे। श्रद्धा को देखा तो चौंक गए। दोनों ने खामोश नजरों से कुछ पल एक दूसरे को देखा और फिर वो नजरें बचाकर प्लेट रखकर फौरन चली गई। युवराज उसे देखते रह गए। उसी दिन के बाद से गुड़िया ने श्रद्धा से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर दिया था। एक दिन ऑफिस से आने पर श्रद्धा को घर में चहल पहल सी लगी। वो किचन में पानी लेने गई तो गुड़िया किचन में पसीने से लथपथ थी। किचन को देखकर लग रहा था कि किसी दावत की तैयारी हो रही है। श्रद्धा ने आंटी से पूछा, आंटी, किसी जोरदार दावत की तैयारी है? बस इसके शौक है, आज कॉलेज भी नहीं गई, सुबह से किचन में लगी है। मुझे और बहू को किचन से छुट्टी दे दी है, पता नहीं क्या क्या पका रही है, आंटी ने लापरवाही से कहा। आपने अब तक कपड़े नहीं बदले? गुड़िया किचन से बाहर आकर आंटी को बोली। अरे छोड़ो भी, अब इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। सालगिरह बच्चों की मनाई जाती है, बूढ़ों की नहीं। बस ठीक है ये कपड़े, आंटी ने कहा। प्लीज़ मम्मी, मैंने आपके कपड़े कमरे में निकाल कर रखे हैं, हमारे लिए तैयार हो जाइए, गुड़िया ने जिद की। तभी वहाँ युवराज आ गए, बहुत सारे सामान लिए। संभालो इन्हें, उन्होंने गुड़िया से कहा। गुड़िया ने चेक किया और बोली, हाँ सब ठीक है, और अच्छा किया वनीला केक लाए, अगर चॉकलेट केक लाते तो मम्मी नहीं खाती। मैं मम्मी की पसंद तो भूल ही नहीं सकता, और ये सब बाद में देखना, पहले मुझे पानी पिलाओ। उनके इतना कहने से पहले ही श्रद्धा उनके सामने पानी का ग्लास लिए खड़ी थी। उन्होंने श्रद्धा की तरफ देखा, उसके चेहरे पर कुछ असमंजस्य के भाव थे। वो जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। युवराज उसे ही देखते रहे। गुड़िया युवराज से लेकर सारा सामान देखने लगी। श्रद्धा खामोशी से सबकी बातें सुन रही थी। उसी समय भाभी सीढ़ियों से नीचे उतरी।
वो लाल लहंगे में बनी सवरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्या अजीब इत्तेफाक है, हम लोगों की सालगिरह एक ही दिन होती है। स्वीट भाभी जान, आप लोगों की शादी की तारीख पापा ने यही सोच कर रखी थी कि आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी ही खूबसूरत गुजरे जैसे उनकी गुजरी। युवराज ने शरारत से कहा और फिर श्रद्धा की तरफ देखा। उसने भी युवराज की तरफ देखा और निगाहें फेर ली। सब पंकज भैया के आने का इंतजार कर रहे थे। श्रद्धा को गुड़िया पर गुस्सा आ रहा था और खुद को बहुत लाचार सा महसूस कर रही थी कि इतना तो बातचीत होती ही थी दोनों की, बता नहीं सकती थी कि आज आंटी और भाभी दोनों की सालगिरह है। उसे लगा वो इन सब से अलग और गैर है। वो मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखें नम सी हो गई। उसका मन अब एक पल भी वहां रुकने का नहीं था। उसका दिल कर रहा था कि फौरन ही अपने कमरे में चली जाए। उसे वहां बैठना अजीब सा लग रहा था। हर साल ये लोग इसी तरह मम्मी पापा और हम दोनों को सरप्राइज देते हैं, भाभी श्रद्धा से बोली। उसका जवाब देने का मन नहीं किया। वो मुस्कुराई भी नहीं। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि श्रद्धा खामोश बैठी है। युवराज भी उसे ही देख रहे थे। तुम्हें हमारी सालगिरह के बारे में पता नहीं था? तुम्हें गुड़िया ने बताया नहीं क्या? भाभी ने श्रद्धा से पूछा तो वो एकदम से बोली, अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, गुड़िया को देखते हुए। बल्कि मुझे इसी बात का तो बुरा लग रहा है कि 3-4 दिन पहले ही गुड़िया ने मुझे इस बारे में बताया था, पर पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मेरे ही जहन से ये बात निकल गई। उसकी बात पर युवराज ने गुड़िया को ऐसे देखा जैसे उन्हें श्रद्धा की बात पर विश्वास ना हुआ हो। उसको उदास देखकर आंटी ने कहा, अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है, घर की तो बात है, कोई बड़ा फंक्शन थोड़ी है। उनकी बात सुनकर श्रद्धा होले से मुस्कुरा दी। युवराज श्रद्धा भी चोर नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। फिर खुशी भरे माहौल में केक काटा गया और सबने मिलकर खाना खाया। पर हाँ, आज परोसने का काम श्रद्धा और गुड़िया ने किया था। रात में जब श्रद्धा अपने कमरे में सोने आई तो गुड़िया भी थोड़ी देर बाद वहां आ गई। सॉरी श्रद्धा, मुझे माफ कर दो, मुझे आपको सालगिरह के बारे में बताना चाहिए था। श्रद्धा आज की बात पर उससे बहुत नाराज थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी गुड़िया सर झुकाए खड़ी थी। इससे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की कुछ अलग ही है। आपने मुझे सबके सामने झूठ बोलकर बचाया, वो नसरें झुकाए बोली। चलो माफ किया, तुम भी क्या याद करोगी, लेकिन कुछ जुर्माना तो देना पड़ेगा। अब इतनी अच्छी भी नहीं हूं मैं। तुम्हें कल मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलना पड़ेगा ताकि मैं सबके लिए गिफ्ट खरीद सकूं। कल मेरा हाफ डे है तो लंच के बाद चलना होगा। उसकी बात सुनकर गुड़िया ने एकदम अपना चेहरा उठाकर उसे देखा। आप बहुत अच्छी हो श्रद्धा, मैं तो आपको बहुत गलत समझती थी। लोगों को समझना ही तो मुश्किल काम है, इतना मुश्किल कि हमें इसका कोर्स करना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा तो गुड़िया भी हंस दी और श्रद्धा के बगल में बैठ गई। वैसे छोटे बनने का मुझे कोई शौक नहीं, तुम चाहो तो मुझे दीदी बोल सकती हो। श्रद्धा शरारत से मुस्कुराई तो गुड़िया ने भी हंसकर सर हिला दिया, उसे अपने गले लगा लिया। युवराज बाहर खड़े ये सब देख होले से मुस्कुरा दिए। पंकज भैया और भाभी मसूरी घूमने गए थे, इसीलिए घर खाली खाली लग रहा था। बच्चों से घर में रौनक रहती थी। कितनी बोरियत हो रही है ना। गुड़िया और श्रद्धा छत पर टहलते हुए बातें कर रही थी। चलो यार सोने चलते हैं, श्रद्धा ने जमाई लेते हुए अलसाए अंदाज में कहा। कल तो संडे है ना, चलिए मेरे कमरे में टीवी भी देखेंगे और बातें भी करेंगे। गुड़िया की बात मानकर श्रद्धा ने अपने सोने का इरादा छोड़ दिया और उसकी आंखें चमक उठी। चलो ठीक है, उसने कहा और दोनों गुड़िया के कमरे में आ गई। गुड़िया को देर रात तक जागने का मन था, इसीलिए कॉफी और चिप्स ले आई। उसने चैनल बदलकर फिल्म चेक किया और एक इंग्लिश फिल्म लगा दी। स्क्रीन पर नजर आता हैंडसम सा हीरो देखकर गुड़िया ने कहा, यह फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छा, फिल्म अच्छी लगी या हीरो? श्रद्धा ने गुड़िया को छेड़ा। अरे ये तो कोई हॉरर फिल्म है, प्लीज गुड़िया इसे बदलो। सुनसान जंगल और अकेली परेशान सी लड़की देखकर श्रद्धा ने कहा। पर गुड़िया को ऐसे फिल्में पसंद थी, इसीलिए उसने चैनल नहीं बदला। फिल्म वाकई डरावनी थी। फिल्म खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ ही सो गई। सुबह जब गुड़िया को उठाने उसकी माँ आई तो दोनों को साथ सोते देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने उन्हें जगाया नहीं और कमरे से बाहर आ गई। नाश्ता करने के बाद गुड़िया अपने लिए कपड़े और ज्वेलरी सेलेक्ट करने लगी, क्योंकि आज उसके दोस्त की सगाई थी। उसने श्रद्धा को साथ आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। लगभग 10 बजे गुड़िया युवराज के साथ अपनी सहेली के घर चली गई। रात में वो वहीं रुकने वाली थी। युवराज उसे उसकी सहेली के घर छोड़कर ऑफिस निकल गए। उसके जाने के बाद घर और खाली हो गया।
शाम को अंकल के दोस्त के सीरियस हालत की खबर आ गई तो जल्दी में अंकल आंटी वहां जाने के लिए तैयार हो गए। वो अंकल के बचपन के दोस्त थे। रात में उन्हीं के पास रहना पड़ा। अब रात को घर में सिर्फ श्रद्धा और युवराज ही थे। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। दोनों अपनी खामोशी से चोर नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ पल बाद युवराज ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तुम गुड़िया के साथ क्यों नहीं गई? वो मैं बस ऑफिस है ना, मैं छुट्टी तो नहीं रख सकती थी ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए था। काम में लगी रहती हो, थोड़ा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में। युवराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो गौर से उन्हीं की आंखों में देख रही थी। जी, कहते हुए उसने नजरें चुरा ली। फिर दोनों ने इधर उधर की बातें करते हुए खाना खाया। लाऊं आपके लिए? उसने अपने चेहरे पर आई लटे कान के पीछे करते हुए कहा। उसकी इस अदा पे युवराज उसे देखते रह गए। बोलिए, उसने दोबारा पूछा। हाँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। मुझे क्या तकलीफ होने लगी? वो मुस्कुराते हुए किचन में चली गई। वो कॉफी बनाकर लाई तो युवराज मुस्कुराते हुए अपना कप लेकर अपने कमरे में चले गए, तो श्रद्धा भी अपने कमरे में चली गई। वो सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसे बरामदे में किसी के चलने का आभास हुआ, तो वो घबरा गई। उसकी नज़र कमरे की खिड़की पर चली गई जो बालकनी में खुलती थी। बाहर घोर अंधेरा छाया हुआ था। वो साए साए की आवाज़ आने लगी। उसे बाहर का मंजर बहुत डरावना महसूस हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक ही तेज हवा से खिड़की खुलने और बंद होने लगी। बरामदे में भी चलने की तेज आवाज हो रही थी। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। वो तेजी से उठी और दरवाजा खोलकर भागती हुई युवराज के कमरे तक आ गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। युवराज भी अभी अभी नींद की आगोश में गए थे। आंख मलते हुए उठे और दरवाजा खोला तो श्रद्धा को ऐसे बदहवास देखकर चौंक गए। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है घर में कोई आ गया है। मैंने बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। उसके बोल अटक रहे थे, वो कांप रही थी। श्रद्धा, तुम ऐसे घबराओ मत, मैं देखता हूँ। वो देखने के लिए कमरे से बाहर जाने लगे तो वो एकदम से उनके पास आ गई। इस तरह एकदम से बाहर ना जाएं, अगर कोई हुआ तो। उसने युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। युवराज ने एक नज़र श्रद्धा को देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ में देखा तो श्रद्धा ने एकदम से उनका हाथ छोड़ दिया। युवराज हल्का सा मुस्कुराते हुए बाहर चले गए और फिर पूरे घर को चेक करने के बाद वापस आए। वो बर्फ की भांति उनके कमरे के बाहर जमी हुई थी। कोई नहीं है, तुम्हारा वहम हुआ होगा। चलो अब आराम से सो जाओ। कहते हुए युवराज अपने कमरे में चले गए तो वो भी अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में गई उसे फिर से डर लगा और फिर से वो युवराज के कमरे में भाग गई। वो लेटने ही वाले थे कि उसको देखकर बैठ गए। अब क्या हुआ? वो मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, मैं यहाँ रह सकती हूँ? कहते हुए वो आगे बढ़ गई। युवराज उसे देखते ही रह गए। ठीक है, तुम यहाँ बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। नहीं, आप यहीं लेटे रहिए, मैं सोफे पर लेटती हूँ। तो वे वो सोफे पर जा बैठी तो युवराज भी उठकर सोफा कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बेड और श्रद्धा सोफे पर सोएगी तो वो भी उठकर कुर्सी पर बैठ गई। वैसे तुम्हें इतना वहम कैसे हो गया? युवराज ने आंखें छोटी करके पूछा तो उसने बताना शुरू किया। कल हमने जो हॉरर फिल्म देखी थी उसमें कातिल रात को खूबसूरत लड़कियों की बेरहमी से जान ले लेता है और उनके सर अपने साथ ले जाता है। वो चेहरे के एक्सप्रेशन बदलकर फिल्म की कहानी बताने लगी। युवराज को जोर से हंसी आ गई। खूबसूरत लड़कियों को चुन चुन कर मारता है, उन्होंने खूबसूरत लफ्ज को खींच कर कहा। और तुम्हें लगता है कि तुम अगर अपने कमरे में गई तो वहां वो कातिल बैठा होगा और तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारा सर अपने पास रख लेगा? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो कातिल मैं ही हूँ? गौर से देखो मेरे चेहरे को। युवराज ने भारी आवाज करके उसको डराते हुए कहा। उसने उन्हें गौर से देखा तो पहले तो थोड़ा डरी, फिर जब उन्हें हंसते देखा तो शर्मा गई। युवराज बहुत हंस रहे थे। वो एक पल को उनकी हंसी में खो सी गई। अच्छा, तो श्रद्धा, जो एक खूबसूरत लड़की है वो बहुत डरी हुई है एक अनजान कातिल से, जो खूबसूरत लड़कियों को मारकर उसके सिर अपने पास महफूज रख लिया करता है। युवराज उसका मजाक उड़ाते हुए बोले जा रहे थे, लेकिन इस वक्त वो बुरा नहीं मान रही थी। वो तो बस उनमें खो सी गई थी। युवराज ने उठकर फिर से 2 पेप्सी कैन निकाली और एक श्रद्धा को देकर कहा, पी लो, तुम्हारा खून काफी खुश हो गया है। जी सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था पर उसे अपने कमरे में जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। हाँ, नींद तो मेरी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन क्या करूं,
वहाँ एक जालिम कातिल बैठा है खूबसूरत लड़की के इंतजार में। युवराज ने खूबसूरत लफ्ज को हथियार बना लिया था श्रद्धा को छेड़ने के लिए, और वह गुस्सा करना चाहती थी पर चुप ही रही। आपको सोना है तो आप सो जाएं, और आप यहीं बैठी रहेंगी। बहुत बहुत आभार जो आपने मेरी नींद का ख्याल किया, युवराज ने तंज कसा। वक्त भी जैसे धीरे धीरे से गुजर रहा था, लेकिन वो वक्त जैसे वहीं ठहर गया जब दोनों की नजरें आपस में टकराई। कुछ पल बाद श्रद्धा ने झेपते हुए अपनी नजरें हटा ली और अपनी लट्टे कान के पीछे करने लगी। उसकी सदा पर युवराज फिर से उसमें खो गए। वक्त और आगे बढ़ा, लेकिन युवराज अब कुर्सी पर बैठे हुए ही सो गए थे। लेकिन श्रद्धा की नींद उड़ी हुई थी, और नजर कभी घड़ी तो कभी युवराज पर जाती। उन्हें ऐसे सोते देख उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन था कि उन्हें जाकर बेड पर लेटा दे, लेकिन कभी मुझे गलत ना समझ ले, ये सोचकर रुक गई। उसने उन्हें ब्लैंकेट ओढ़ा दिया था। जब सुबह के 5 बजे तो उसने सुकून की सांस ली। युवराज सो रहे थे। वो धीरे से उठी ताकि उनकी नींद ना खुले, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, युवराज ने चौंक कर आंखें खोल दी और फिर जल्दी से उससे पहले दरवाजे के बाहर चले गए। उन्होंने उसके कमरे में जाकर पीछे पीछे आए तो युवराज बोले, खूबसूरत लड़की, आप कमरे में जा सकती हैं, यहाँ कोई नहीं है। युवराज प्लीज। वो अब चिढ़ गई थी। उसे ऐसे चिढ़ते देख युवराज मुस्कुरा उठे और अपने कमरे में आ गए। 2 दिन बाद पंकज भैया और भाभी के वापस आने से घर में फिर से रौनक लौट आई थी। भाभी सबके साथ श्रद्धा के लिए भी तोहफा लेकर आई थी, जो उसको बहुत अच्छा लगा। आंटी, आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ। हालांकि आप लोगों का रहन सहन, तौर तरीका हमारे घर से अलग है, लेकिन फिर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे यही मेरा घर है, जैसे मैं हमेशा से यहीं रही हूँ। एक दिन उसने आंटी से अपने मन की बात कही, और आंटी उसकी बात सुनकर खुलकर मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारा भी घर है। तभी युवराज वहां गए तो श्रद्धा चुप हो गई। युवराज आंटी के लिए दवाई लेकर आए थे। उन्होंने उन्हें दवाई दी, एक नज़र श्रद्धा पर डाली और चुपचाप चले गए। श्रद्धा को अपनी कही बातों पर अजीब सा महसूस हुआ। उसे लगा युवराज ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं। ये अंजलि क्या हमेशा घर में आती है? छुट्टी का दिन था, इसीलिए श्रद्धा और गुड़िया दोनों किचन में कुछ स्पेशल बनाने में लगी थी, और बातें करते हुए श्रद्धा ने ये सवाल पूछा, हाँ, अंजलि एमबीए कर रही है, इसीलिए पढ़ाई में कोई परेशानी होती है तो यूवी भाई से हेल्प लेने आ जाती हैं। गुड़िया ने बताया तो श्रद्धा खामोश सी बाहर की तरफ देखने लगी। सुबह 10 बजे से अंजलि उनके घर आई हुई थी, और सबसे मिलकर युवराज के साथ ड्राइंग रूम में किताबें और फाइलें बिखेर कर बैठी थी। और अब 3 बज चुके थे, फिर भी दोनों बिजी नजर आ रहे थे। लेकिन श्रद्धा को कुछ खल सी रहा था। बहुत बोल्ड है अंजलि, एकदम निडर, हम लोगों की तरह नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तो लड़कों ने उसकी बाइक छीन ली थी, और उसने बगैर रोने धोने के शांति से बाइक की चाबी उन्हें दे दी और कहा, बाइक बेशक ले जाओ, पर डिग्गी में मेरी किताबें और डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुझे लेने दो। और उन लड़कों ने भी उसे किताबें और डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए, और ये आराम से रिक्शा में बैठकर घर आ गई। अगर मैं उसकी जगह होती तो बेहोश हो जाती, गुड़िया ने हंसते हुए कहा। और यह बात श्रद्धा अंजलि को देखकर भी महसूस कर रही थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। अब खाना बन गया था तो दोनों किचन समेट रही थी। भाभी का और मेरा ख्याल है कि अंजलि यूवी भाई को पसंद करती है, पर भाई क्या सोचते हैं ये हमें नहीं पता, गुड़िया ने कहा तो श्रद्धा ने उसकी बात का संजीदगी से जवाब दिया। पिछले 4-5 घंटे से तो वो जिस तरह से उसे पढ़ा रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो भी पसंद करते हैं, वरना कोई और होता तो चिढ़ जाता कि एक ही दिन तो छुट्टी का होता है, उसी में ये टपक जाती है। बात तो सही कह रही हैं आप, और ये बात तो खैर मुझे भी पता है कि भाई को डरपोक किस्म की लड़कियां जहर लगती हैं, मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। तो उन्होंने बातें करते हुए किचन का काम पूरा किया। उसके बाद दोनों बरामदे में आकर बैठ गई, और फिर दोनों बातें करने में लगी रही, लेकिन श्रद्धा की नजरें ना चाहते हुए भी युवराज के कमरे की ओर चली जाती, जैसे इंतजार में हो कि अंजलि और कितने देर में जाएगी। लगभग 4 बजे अंजलि अपने घर गई, और करीब 6 बजे गुड़िया श्रद्धा को बोलने आई, चलिए श्रद्धा दी, यूवी भाई हम सबको घुमाने ले जाएंगे। मेरा मूड नहीं है गुड़िया, तुम लोग चले जाओ, श्रद्धा ने दबी आवाज में कहा, और उसका इनकार सुनकर गुड़िया उदास हो गई। कितनी मुश्किल से यूवी भाई ले जाते हैं कभी कभी, और आप नखरे कर रही हैं, दोनों बच्चे भी उदास हो जाएंगे। चलिए ना दी, अच्छा लगेगा, आप भी कहीं नहीं जाती हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, गुड़िया ने श्रद्धा को मनाते हुए कहा। चली जाओ श्रद्धा, थोड़ा घूमना फिरना भी होना चाहिए बेटा, रोज तो वही घर और ऑफिस होता है तुम्हारा, जाओ थोड़ा एंजॉय कराओ, आंटी ने प्यार से कहा, और उनकी बात तो वो मना ही नहीं कर सकती थी, इसीलिए फौरन उठ गई। उसे उठता देखकर गुड़िया खुश हो गई।
आप नहीं जाती तो मुझे मज़ा नहीं आता, गुड़िया ने चहकते हुए कहा। श्रद्धा उसके प्यार पर मुस्कुरा दी। ऐसा क्या खास है मुझ में? खास का मुझे नहीं पता, बस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्योंकि आप सादगी में रहती हैं, वरना पोज मारने और बातें बनाने वाले लोगों से मेरे ज़रा भी नहीं बनती। अच्छा जी, ये बात है। श्रद्धा ने उसके सिर पे टपली मारते हुए कहा, बाथरूम में चली गई। वो दोनों तैयार होकर बाहर निकली तो युवराज और बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। लेमन चूड़ीदार में श्रद्धा सादगी से तैयार हुई बड़ी प्यारी लग रही थी। उसकी सादगी देख युवराज उसी में खो गए। जब वो करीब आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी में बैठी तब युवराज अपनी दुनिया में वापस आए। बैठने के बाद गुड़िया ने पूछा, दी बताइए कहाँ चले? जहाँ सबका मन हो, मेरा अपना कहीं जाने का मूड नहीं, उसने धीरे से कहा। युवराज मिरर से उसी को देख रहे थे। अब मेरी वजह से आ गई हैं तो मूड में भी आ जाइए, गुड़िया ने गुस्से से कहा। मुश्किल है तुम लोग कुछ भी तय कर पाओ, इसीलिए मेरा ख्याल है मैं खुद ही ये काम कर लूँ। अब लॉन्ग ड्राइव होगी और वो भी मैं अपनी मर्जी की जगह पर ले जाऊंगा। युवराज ने फैसला सुनाया और गाड़ी स्टार्ट की। बहुत देर के ड्राइव के बाद एक रेस्टोरेंट में सबने अपनी पसंद का खाना खाया। खाना खाते हुए युवराज श्रद्धा को चोर नजरों से एक दूसरे को देखना जारी था। सब खाना खा चुके थे, लेकिन उन लोगों को जल्दी घर नहीं लौटना था, खासकर युवराज को। इसीलिए उन्होंने गाने चलाकर धीरे धीरे ड्राइव की और मिरर से श्रद्धा को निहारते रहे। श्रद्धा की नज़र उन पर पड़ जाती तो अपनी नज़रें सामने कर लेते। ऐसे ही पूरे रास्ते दोनों की खामोश मोहब्बत चलती रही। दोनों बच्चों के साथ गुड़िया भी बच्ची बनी हुई थी और अपनी पसंद का गाना लगाने के लिए लड़ाई करने लगी। युवराज ने फिर से एक नज़र श्रद्धा पर डाली। वो अब खिड़की से बाहर देख रही थी और उसके बाल उड़कर उसके चेहरे को छू रहे थे, जिन्हें वो बार बार पीछे कर रही थी। उसको ऐसे देख युवराज के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। गुड्डो, ये जो झाड़ियाँ देख रही हो ना, यहाँ पिछले हफ्ते एक लड़की की सरकटी लाश मिली थी, युवराज ने गुड़िया से कहा तो उनकी बात सुनकर वो युवराज की तरफ देखने लगी। बहुत तलाश किया गया मगर लड़के का सर नहीं मिला, कहते हुए युवराज ने श्रद्धा पर नजर डाली, पर वो अभी भी चुप बैठी थी। क्या आपने ये खबर अखबार में पढ़ी थी भाई? गुड़िया ने पूछा। नहीं, मैंने अखबार में नहीं पढ़ा, मेरे कलीग की जानने वाली थी वो, बेचारी यहाँ जॉब करने के लिए आई थी। सब कह रहे थे वो कातिल उसका पीछा करता था। गुड़िया उस लड़की के लिए अफसोस कर रही थी, जबकि श्रद्धा ने युवराज को अपनी ओर देखते हुए देख लिया था, इसीलिए फिर से खिड़की के बाहर देखने लगी। इसी तरह उनका सफ़र पूरा हुआ और जब कब घर आ गया पता ही नहीं चला। श्रद्धा बच्चों को कंप्यूटर चलाना सिखा रही थी कि युवराज वहीं आ गए। क्या हो रहा है? चाचू, श्रद्धा बुआ को इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ पता है, इसीलिए हम उनसे सीख रहे हैं। कुछ हमें भी सिखा दे इस मशीन के बारे में। युवराज दोनों हाथ मेज पर रखकर सीधे श्रद्धा की आंखों में देखकर बोले। मुझे मुफ्त में ट्यूशन देने का कोई शौक नहीं है, श्रद्धा के मुंह से अचानक ही निकल गया। और इस बात पर जो इत्मीनान की हंसी युवराज के चेहरे पर नजर आई, उसने श्रद्धा को पूरी तरह नर्वस कर दिया। युवराज ऐसे मुस्कुराए जैसे बहुत दिलचस्प बात सुन ली हो। मुफ्त में नहीं, फीस दूंगा मैं। ये तो बच्चे हैं, बस यूं ही बोल रहे हैं, मुझे कुछ खास नहीं आता, श्रद्धा ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा। तभी गुड़िया वहां आ गई और युवराज बच्चों से बात करने लगी। तब जाकर श्रद्धा ने सुकून का सांस दिया। रात में सोते वक्त श्रद्धा खुद को लानत भेज रही थी। क्या जरूरत थी वो बात बोलने की? उसने खुद को समझाया कि अब से युवराज के सामने सोच समझ कर बोलेगी। अगले दिन वो ऑफिस से घर लौटी तो टेलीफोन की घंटी बज रही थी। उस तरफ कोई नहीं था, इसीलिए श्रद्धा ने फोन उठाया। फोन अंजलि ने किया था। मैं अंजलि बोल रही हूँ, युवराज हैं? उनका फोन भी नहीं लग रहा है, उनसे बात करा दीजिए। आपका फोन है, श्रद्धा ने बिना किसी भाव के युवराज को कहा, लेकिन युवराज की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनका मन ना हो फोन उठाने का। वो किचन में आ गई। वहाँ भाभी और गुड़िया दोनों लगी हुई थी। क्या बन रहा है आज? भाभी ने कोफ्ते बनाए हैं और मैंने दाल चावल पकाए हैं। मैं खाना निकालती हूँ, आप अचार निकाल लो। अचार खाने में दोनों ही बहुत तेज थी। कितना अचार खाती हो तुम दोनों? भाभी ने कहा तो श्रद्धा ने जवाब दिया। आपको अचार खाने के फायदे नहीं पता भाभी। खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती का राज अचार ही है। चेहरे पर ग्लो लाने के लिए अचार बहुत फायदेमंद होता है। वाकई बात तो सही है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए अचार जरूर खाना चाहिए, युवराज ने किचन में आते हुए कहा तो श्रद्धा चुप हो गई। कब आए तुम? भाभी ने पूछा। काफ़ी देर हो गई, अंजलि का फ़ोन आया था, उससे बात कर रहा था। हालांकि मेरा कोई मूड नहीं था उससे कोई भी बात करने का। मैंने इशारे से इन मोहतरमा को मना भी किया।
लेकिन फिर भी इन्होंने होल्ड करा दिया। श्रद्धा की तरफ इशारा करते हुए युवराज ने नाराजगी से कहा, आपने कब मना किया था? हाथ के इशारे से मना किया था, मुंह से चीख कर तो नहीं कह सकता था ना? इशारे के जवाब मैं नहीं समझ पाती। फिर कौन सी समझ में आती है? युवराज ने उसको देखते हुए कहा। भाभी मैं आंटी के पास जा रही हूँ। श्रद्धा एकदम से उठ गई। तुम लोगों के झगड़े में असल बात तो रह गई। फोन किस लिए किया था अंजलि ने? भाभी ने पूछा तो युवराज की नजरें हटी जो लगातार श्रद्धा को देख रही थी। फोन? हाँ, वो थोड़ी देर रुक गए। क्या हुआ? तुम गई नहीं? श्रद्धा बस एक पल के लिए रुकी थी। जब युवराज की ये बात उसके कान में पड़ी थी वो फौरन बाहर निकल गई। भाभी और गुड़िया को उसका गुस्से से जाना शायद समझ नहीं आया। सुबह उसकी आंख देर से खुली, इसीलिए जब वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रही थी तो उसे पता था कि ऑफिस वाली बस मिस हो गई है। युवराज अपनी गाड़ी से टेक लगाकर किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे। श्रद्धा ने उन पर एक नज़र डाली और आगे बढ़ने लगी तो युवराज ने उसे आवाज़ दी, तुम्हारी गाड़ी मिस हो गई है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। जी शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया। युवराज ने मोबाइल पर बात खत्म की और फिर गुस्से से कहा, तुम्हें फॉर्मल होने का बहुत शौक है, जब तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कहकर वो गाड़ी में बैठ गए और बोले, चलो मुझे देर हो रही है। वो कुछ चिढ़ती हुई गाड़ी में बैठ गई। युवराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बहुत से काम खुशी हो या ना हो रिश्तेदारी के लिहाज से भी करने पड़ते हैं। श्रद्धा ने चौंक कर उन्हें देखा। जैसे इस वक्त आप रिश्तेदारी का लिहाज करके मुझे छोड़ने जा रहे हैं? उसके बाद पर युवराज धीरे से हंसे। हाँ, ये भी है। वैसे इस वक्त मैं किसी और की बात कर रहा था। श्रद्धा कुछ नहीं बोली तो युवराज भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो उनके कुछ और बोलने का इंतजार कर रही थी कि ऑफिस आ गया। वो उतरने के बाद थैंक यू बोलना चाहती थी पर युवराज जल्दी से गाड़ी बढ़ा ले गए। वो हैरानी से उस ओर देखने लगी जिस ओर युवराज गए। शाम को वो घर आई तो घर में काफ़ी रौनक थी। कौन आए हैं? उसने भाभी और गुड़िया के पास किचन में आकर पूछा, जो जल्दी जल्दी हाथ चलाकर काम करने में व्यस्त थी। जारी है। कौन आया होगा घर में, ये अगले पार्ट में पता चलेगा। और क्या रंग लाएगी युवराज श्रद्धा की खामोश मोहब्बत, ये भी अगले पार्ट में पता चलने वाला है। तो देखते रहिएगा खामोश मोहब्बत।